में एक नई क्लास नई वीडियो के साथ। इस क्लास में हम उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशंस के बारे में जानकारी लेंगे। इस क्लास में हम पब्लिक सर्विस कमीशंस की जो वैकेंसी आई हुई है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना विलंब किए हुए वीडियो को और क्लास को। तो जैसा आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये पब्लिक सर्विस कमीशंस की उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशंस की जो साइट पर आया हुआ विज्ञापन था, जिसका एडवर्टाइज नंबर जो आपका दिख रहा है वो एडवर्टाइज नंबर आपका नंबर A8E/E-1/2025 डेट जो है ये आपकी डेट थी। तो दोस्तों इसमें जो डेट थी इसमें वो आपकी डेट इस प्रकार थी कि इसमें आपको ये बताया गया है कि आपकी डेट 16/9 जो है 16/9 जनवरी को 16/9/2025 को आई थी असिस्टेंट प्रोसिक्यूशंस की। 16/9/2025 को आया था और इसमें असिस्टेंट प्रोसिक्यूशंस की जो जो आपकी वैकेंसी थी इसके बारे में इसमें बताया गया था कि ये असिस्टेंट प्रोसिक्यूशंस की वैकेंसी है। तो दोस्तों इसमें डेट जो थी, डेट ऑफ स्टार्टिंग की जो एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करने की, तो वो 16/10/2025 थी और उसमें लास्ट डेट थी जो करेक्शंस की वो आपकी 24/10/2025 थी जो निकल चुकी है। इसके कुछ जो है चीज़ें दी थी इसमें, किस तरीके से पेपर्स में क्या क्या चीज़ें होंगी, तो आप लोगों को सारी चीज़ें मालूम होगी। अगर नहीं मालूम है तब भी आपकी बात उसकी बात मैं यहाँ कर दे रहा हूँ। जैसे एप्लीकेशन के बारे में, एप्लीकेशन फ़ीस थी, वो एप्लीकेशन फ़ीस जो है 125 थी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए, अदर बैकवर्ड क्लास के लिए। तो ओबीसी और एससी और उसके लिए ये आपकी फ़ीस थी। दूसरा ये है कि शेड्यूल कास्ट के लिए फ़ीस जो थी वो 65 रुपीज़ थी और PWD के लिए 25 रुपीज़ थी और एक्स सर्विसमैन के लिए 65 रुपये थी और डिपेंडेंट्स ऑन द फ्रीडम फाइटर्स के लिए अकॉर्डिंग टू देयर ओरिजिनल कैटेगरी। तो इसके बाद फिर इसमें ये आया था कि नंबर ऑफ़ वैकेंसी कितनी थी। इसमें नंबर ऑफ़ वैकेंसी की बात जो चल रही है, नंबर ऑफ़ वैकेंसी 182 वैकेंसी थी। नंबर ऑफ़ वैकेंसी जो थी 182 वैकेंसी थी। इसमें अनरिजर्व की 27 थी, शेड्यूल कास्ट की 67 थी और ये था ST की 9 थी, OBC की 61 थी और EWS की 18 थी। इस तरीके से ये वैकेंसी का जो डिवाइडेशन हुआ था। दोस्तों इसमें टोटल जो वैकेंसी जो अनरिजर्व के लिए थी 27 थी। इस पर सुप्रीम हाई कोर्ट में कुछ लोगों ने कह सकते हैं कि रजिस्टर दायर कर दी, एक सुनवाई हो रही है उस मामले पर। इनका कहना है, कुछ लोगों का जनरल जो कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उनका कहना है कि अनरिजर्व की सीट 27 कैसे है। तो हाई कोर्ट और सरकार का ये कहना है कि इसलिए कम है आपकी सीट क्योंकि जो सेपरेशन होता है, जो शक्तियों का बंटवारा होता है, या फिर कह सकते हैं कि शक्तियों के बंटवारे के साथ साथ जो पदों में जो भागीदारी होती है, पदों की भागीदारी के हिसाब से जो है ये रखा जाता है, पदों में कितनी किसकी भागीदारी है। अगर भागीदारी आपकी ज़्यादा है तो उसमें कम मिलती है सीटें, अगर आपका उसमें कह सकते हैं भागीदारी कम है तो सीट ज़्यादा मिलती है। यानी कि जैसे मान लीजिए कि 100 पद आए हैं किसी में, अगर वो 100 पदों में से अगर 100 पद हैं, 100 पदों में से अगर 100 पदों में से अगर भरे जाने हैं सबको डिवाइड इक्वली, तो अगर आपने पहले ही 50 पद ले लिए हैं तो 50 पद ले लिए हैं, फिर तो बचा ही क्या। तो वो जो पद बचे हुए हैं वो उनको दिए जाएंगे जिनकी पदों की संख्या भी पूरी तरह भरी नहीं गई है। यही यहाँ पे ये हुआ है। यहाँ पे सरकार ने यही कहने की कोशिश करी है। अभी इस पे सुनवाई बाकी है। अच्छा, फिर उसमें चलते हैं। मैंने वैकेंसी बता दी, 182 वैकेंसी है, 182 वैकेंसी हैं, मैंने ये बता दिया आपको जो नोटिफिकेशन में आया है। उसके बाद अनरिजर्व के लिए 27 वैकेंसी थी, शेड्यूल कास्ट के लिए 67 वैकेंसी थी, जिस पर सभी लोगों को ज़्यादातर आपत्ति थी। जैसे OBC वालों को, OBC जो कैटेगरी है उनको भी इस पर आपत्ति थी कि हमारी वैकेंसी क्यों कम है, तो और रिजर्व को भी इस पर आपत्ति थी। सरकार का ये कहना था कि आपकी इसलिए वैकेंसी कम है क्योंकि आप पहले ही से उसमें भागीदारी, आपका पार्टिसिपेशन ज़्यादा है,
तो पार्टिसिपेशन ज़्यादा है, तो जो शेड्यूल कास्ट है उसका पार्टिसिपेशन कम है, इसलिए उसको भागीदारी ज़्यादा मिल रही है। तो ये सरकार ने बोला। अब देखते हैं कि इसमें सुनवाई हो रही है उसमें क्या उसमें सरकार का क्या रोल रहता है, क्या इनको बताती है। तो एक्स सर्विसमैन के लिए भी इसमें पदों के लिए बताया कि एक्स सर्विसमैन की पदों की संख्या आपकी उसमें भी बताया कि इसमें पदों की संख्या 9 है, ये 9 या 81 वो 18 या 61 या 9। आगे चलते हैं कि नंबर ऑफ वैकेंसीज डिपेंडिंग अपॉन द सर्कमस्टेंसेस और रिक्वायरमेंट्स। ये कह रहे हैं कि नंबर ऑफ वैकेंसी है वो सर्कमस्टेंसेस पे डिपेंड करेगी। और ये देख रहे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसी जो सर्कमस्टेंसेस पे डिपेंड करेगी और उसके अनुसार वो उसको घटा बढ़ा सकती है। तो आगे जो पोस्ट है वो गजिस्टेड होती है, गजिस्टेड ऑफिसर की पोस्ट होती है ये। नेचर ऑफ पोस्ट के बारे में बताया गया कि कैसी पोस्ट है, नेचर क्या है। तो गजिस्टेड बी ग्रेड की जॉब होती है, ग्रेड जो होता है वो बी ग्रेड का जॉब होता है, तो वो आपको बी ग्रेड में इसको आपको पोस्ट दी जाती है। तो अब पोस्ट के बाद फिर ये हम आगे चलते हैं, ये बी ग्रेड की पोस्ट के बारे में हमने जानकारी कर ली कि ये बी ग्रेड की पोस्ट होती है। पे स्केल होता है इसका 47,000 रुपये होता है, 47,000 होता है पे स्केल। ग्रेड पे इसका 48 है और लेवल 8 की वैकेंसी है। लेवल 8 बहुत शानदार जो है जॉब प्रोफाइल होता है। 47 से 151 तक इसका जो है इन्होंने बनाया अपना। तो कम से कम 70 से 80 हज़ार रुपये पर मंथ पहली बार आपको मिलने की संभावना होगी। अब चलते हैं रिजर्वेशन की बात करें तो रिजर्वेशन शेड्यूल कास्ट ऑफ यूपी, शेड्यूल ट्राइब यूपी, अदर बैकवर्ड क्लासेस एंड इसके बारे में कह रहा है एंड क्लास। जस्ट अ मिनट, मैं इसको पेन को चेंज कर ले रहा हूँ। पेन को चेंज करने से ये हो जाएगा कि हमें सहूलियत हो जाएगी। तो यहाँ पे ये जस्ट अ मिनट प्लीज़, तो ये पेन से हमें सहूलियत हो जाएगी। तो ये कह रहे हैं कि इसको मैं कर दे रहा हूँ क्लोज। तो इस तरीके से ये अब ठीक है। तो यहाँ पे स्केल जो है आपका पे स्केल यहाँ पे आपका मैंने जैसे बताया कि पे स्केल आपका 4700 से लेकर 150 तक है, ठीक है। और यहाँ पे रिजर्वेशन भी मैंने बता दिया। अब नेक्स्ट चलते हैं, जैसे मैं अभी बात कर रहा था ग्रेड पे की, तो ये ग्रेड पे 4800 का है और लेवल है वो 8 की वैकेंसी है। रिजर्वेशन की कह रहा है रिजर्वेशन फॉर द शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब यूपी, अदर बैकवर्ड क्लासेस कैंडिडेट और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस कैंडिडेट्स यूपी शैल बी एडमिसिबल अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस रिलेवेंट गवर्नमेंट रूल्स सिमिलर रिजर्वेशंस हॉरिजॉन्टल कैटेगरीज डिपार्टमेंटल फ्रीडम फाइटर। ये इसके बारे में ये बात कह रहा है कि आपको जब जॉब मिलेगी तो उनको रिजर्वेशन उन्हीं की कैटेगरी में दिया जाएगा और जो रूल्स हैं एज पर रूल्स उसी के अनुसार उनको रिजर्वेशन दिया जाएगा। ये रिजर्वेशन की इन्होंने बात करी है। नेक्स्ट चलते हैं इसमें, तो आगे इसमें क्या कह रहा है कि फिजिकली हैंडीकैप्ड और पीएच के लिए भी बात कह रहा है। अच्छा, इनका एक और पेज है, ये पेज इन्होंने दिया है, तो ये पेज नेक्स्ट इन्होंने दिया है पेज। तो इसमें ये कह रहे हैं कि इधर उत्तर प्रदेश के समाज कल्याण समाज के दिव्यांग अभ्यर्थियों के बारे में नोट इन्होंने दिया है। ये इस तरफ इसको आपको नोट को ये इसको देख सकते हैं, जो अपने ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है और जो इनका होता है। अच्छा, जो रूल्स हैं प्रेफरेंस क्वालिफिकेशन है, क्वालिफिकेशन की एजुकेशन क्वालिफिकेशंस की बात कर लें तो ये एजुकेशन नंबर 8 पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन, द कैंडिडेट मस्ट possess law degree from the any recognized university of the last date received applications। तो ये कह रहे हैं कि जो आपका जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो क्वालिफिकेशन आपकी केवल और केवल LLB डिग्री होनी चाहिए। मस्ट possess लॉ डिग्री होनी चाहिए बस, और लॉ डिग्री के अलावा और कुछ भी आपका यहाँ पे नहीं चलेगा, चाहे आपने कुछ भी किया हो, ठीक है। तो लॉ डिग्री मांग रहे हैं। तो लॉ डिग्री के बाद और वो भी कहाँ से, रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी
अप टू द लास्ट डेट फॉर द रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन। जब आप लास्ट डेट को फॉर्म फिल करते हैं तब तक आपके पास लॉ की डिग्री होनी चाहिए। प्रीफरेंशियल क्वालिफिकेशन अदर थिंग्स बीइंग इक्वल सच कैंडिडेट, और क्या अधिमानी अर्हताएँ जो होती हैं और अलग से क्या, तो उसके बारे में शैल बी गिवन, ये कह रहे हैं शैल बी गिवन प्रीफरेंस WHO preference who has served for a minimum period 2 years in the territorial army और हैज़ obtained B सर्टिफिकेट ऑफ NCC। और जब उनके पास किसी के पास B सर्टिफिकेट है NCC का और मिनिमम पीरियड ऑफ 2 years है टेरिटोरियल आर्मी में, तो उसको भी जो है वरीयता दी जा सकती है उनके ऊपर जो अदर कैंडिडेट हैं। ये इन्होंने यहाँ पे बोला है। तो इस तरीके से ये यहाँ पे चीज़ों को बता रहे हैं कि किस तरीके से आप उनको और योग्यताओं के आधार पर दे सकते हैं। रिलीवेंट सर्विस रूल्स पोस्ट ऑफ क्या है कि उत्तर प्रदेश प्रोसिक्यूशन ऑफिसर सर्विस रूल 1991 आया है। द उत्तर प्रदेश रूल्स ये हैं, द उत्तर प्रदेश और भी है, द प्रदेश प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर्स फर्स्ट अमेंडमेंट 1994 और उत्तर प्रदेश प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर सेकंड अमेंडमेंट 2009। ये इसके अमेंडमेंट है, तो जो आपको उसके अनुसार आपको जॉब वो मिलेगी। और इसके बारे में एज लिमिट के बारे में ये बताया कि एज लिमिट ये है कि एज लिमिट क्या रहेगी, तो एज लिमिट के बारे में भी इन्होंने बताया। ठीक है दोस्तों, तो कैंडिडेट जो है मस्ट हैव द अटेंडेंट द एज ऑफ द मस्ट नॉट हैव क्रॉस्ड एज ऑफ 40 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए ऑन जुलाई 2025। 40 से ज़्यादा उम्र वाले इसको फिल नहीं कर सकते 1 जुलाई से पहले। दे मस्ट हैव नॉट बीन बॉर्न अर्लियर देन 2 जुलाई, और 2 जुलाई के बाद 1985 से पहले नहीं होनी चाहिए। 1985 के पहले जो अगर होते हैं तो उनको इसमें बता रहा है कि नहीं लेंगे। तो ये इस तरीके से ये इसकी एज लिमिट है। और एक लेटर देन जुलाई 1 2004 और 1 2004 के बाद की नहीं होनी चाहिए। इस तरीके से इन्होंने इसका क्राइटेरिया रखा है। अच्छा, यूपी वालों के लिए और रिलैक्सेशन अपर एज लिमिट के लिए भी इन्होंने बताया है। ग्रेटर बाई 5 ईयर्स जो कैंडिडेट्स हैं शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करते हैं, शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करते हैं, अदर बैकवर्ड क्लासेस से यूपी से बिलोंग करते हैं, स्किल्ड प्लेयर हैं यूपी के, यूपी वालों के लिए छूट होती है। यानी किसी भी स्टेट में जो अलग अलग स्टेट छूट देती हैं, तो रिलैक्सेशन की भी बात करी है, तो ये एज रिलैक्सेशन उन्होंने बताया है। ठीक है, तो ये सारी बातें जब हो जाती हैं फिर नेक्स्ट हम लोग चलते हैं उस पर कि हमारा अब सिलेबस की बात किस पेज पर करी गई है। सिलेबस की बात को हम देख ले रहे हैं। ठीक है, तो सिलेबस की बात को हम लोग देख ले रहे हैं यहाँ पे। तो नेक्स्ट पेज आ जाता है अपना उसका। तो ये बता रहे हैं कि फॉर्म कैसे फिल करना है, और उत्तर प्रदेश के लिए जाति प्रमाण पत्र के बारे में, एनेक्सेस के बारे में ये बता रहे हैं। जाति प्रमाण पत्र हस्ताक्षर कहाँ करने हैं, ये उत्तर प्रदेश ओबीसी के लिए बता रहे हैं कि ओबीसी का क्या होगा, और ये सारी चीज़ें ये बता रहे हैं ये एनेक्सर में। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज जो है हमारा ये यहाँ आ जाता है। तो अगला पेज जो है ये इस तरीके से है, जिसमें और भी जो है फॉर्म सर्टिफिकेट्स के बारे में इसमें बता रहे हैं कि कैसे क्या ये डिसेबिलिटी है, डिसेबिलिटी कौन कौन कितने प्रकार की होती है उसके लिए बता रहे हैं। अच्छा, 5वां पेज ये आ जाता है, जिसमें हम 5वें पेज में जो इन्होंने बताया है उसमें 5वें पेज में हम इनके बारे में देख सकते हैं कि सिलेबस के बारे में इन्होंने बात करी है। सिलेबस क्या है वो हम देख ले रहे हैं। जैसे तो अपेंडिक्स जो सेकंड है उसमें इन्होंने सिलेबस के बारे में बात करी है। द प्लान जो कह रहे हैं द प्लान सिलेबस फॉर द असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन एग्ज़ाम 2025 पेपर जनरल नॉलेज एंड लॉ। तो मिनिमम जो मार्क्स हैं वो 150 के हैं, 150 मिनिमम, सॉरी मैक्सिमम मार्क्स हैं वो 150 के, और टाइम जो है 2 आवर्स का है। पार्ट 1 टोटल क्वेश्चंस ऑफ 50 ऑफ जनरल नॉलेज। पार्ट 1 जो आएगा वो आपका 50 क्वेश्चंस का आएगा, और जो पार्ट सेकंड आएगा वो आपका पार्ट सेकंड आएगा वो दूसरा है। पार्ट ये रहा पार्ट 2।
पार्ट 2 में टोटल क्वेश्चंस ऑफ 100 है, 100 क्वेश्चंस, और पार्ट 1 में 50 क्वेश्चंस ये हैं। तो 50 क्वेश्चंस में जनरल साइंस हो गया, ये रहा जनरल साइंस के 8 क्वेश्चंस, करंट इवेंट्स नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस के लिए 10, और हिस्ट्री के लिए 10, और इंडियन नेशनल मूवमेंट के लिए 8, और इंडियन पॉलिटी इकोनॉमिक्स के लिए 8, और वर्ल्ड ज्योग्राफी पॉपुलेशन के लिए 8। इस तरीके से टोटल इन्होंने 50 क्वेश्चंस बनाए, 50 नंबर के 50 क्वेश्चंस, 50 नंबर्स, ठीक है। उसी के प्रकार पार्ट 2 में इन्होंने बताया है कि इट विल कवर द फॉलोइंग एक्ट एंड लॉज इंडिकेट एज अंडर। तो इन्होंने बताया कि जो बताए हैं एक्ट और उन्हीं के अंतर्गत सारे क्वेश्चन आएंगे सेकंड पार्ट में। तो सेकंड पार्ट में इन्होंने बताया 100 क्वेश्चंस, मार्क्स एंड नंबर ऑफ क्वेश्चंस। तो एक क्वेश्चंस का 1 मार्क्स। तो भारतीय न्याय संहिता 2023 इन्होंने बताया, बीएनएस जो हमारा है, तो इन्होंने बीएनएस के बारे में बताया। द भारतीय साक्ष्य अधिनियम बताया तो 20 नंबर आएंगे। द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बताई है 25, यूपी पुलिस एक्ट रेगुलेशन 15 क्वेश्चंस, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 10 नंबर, यानी 10 क्वेश्चंस। तो भारतीय न्याय संहिता के 30 क्वेश्चंस 30 नंबर, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के 20 क्वेश्चंस 20 नंबर, और भारतीय नागरिक सुरक्षा के 25 क्वेश्चन 25 नंबर, यूपी पुलिस एक्ट रेगुलेशन के 15 क्वेश्चन 15 नंबर, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 10 क्वेश्चन 10 नंबर। इस तरीके से इन्होंने प्रीलिम्स का पूरा बना के दिया। प्रीलिम्स के बाद भी उन्होंने फिर जो है मेंस के बारे में बताया, द प्लान सिलेबस असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन मेंस एग्जाम 2025। मेंस एग्जाम में इन्होंने बताया कि देयर विल बी 6 पेपर, 6 पेपर होंगे। देयर विल बी 6 पेपर होंगे, 6 पेपर होंगे। उसके बारे में इन्होंने बताया, 6 पेपर के बारे में बताया कि 6 पेपर होंगे किसके, तो ये उसमें बता रहे हैं आपको कि इसमें 6 पेपर होंगे किसमें, असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन में। अच्छा, कौन कौन से पेपर होंगे? द मेन एग्जामिनेशन आउट ऑफ विच द ड्यूरेशंस ये कह रहे हैं कि ड्यूरेशंस ऑफ द जनरल इंग्लिश जनरल नॉलेज पेपर विल बी 1.5 hours each, while the duration of the other papers has been fixed 3 hours each, details which are follow। तो ये जो बता रहे हैं, आउट ऑफ विच ड्यूरेशन ऑफ जनरल इंग्लिश एंड जनरल नॉलेज पेपर्स विल बी 1.5 hours each। तो जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी के लिए बता रहे हैं कि हाफ आवर मिलेगा, विल बी 1.5 hour, 1.5 घंटा मिलेगा, 1.5 hour, तो 1.5 घंटे का वो पेपर्स होगा, ठीक है। तो पेपर हैज़ बीन फिक्स्ड 3 hours, और बाकी के जो पेपर्स हैं वाइल द ड्यूरेशंस ऑफ द अदर पेपर्स हैज़ बीन फिक्स्ड एट 3 hours ईच ऑफ डिटेल हैज़ फॉलो। तो जो इंग्लिश का पेपर है वो 1.5 घंटे का है, 1 घंटा 30 मिनट का और 30 मिनट का, और 1 घंटा 30 मिनट का, और दूसरा जो पेपर है इंग्लिश का वो भी 1 घंटा 30 मिनट का है, ठीक है। तो ये जो है जनरल हिंदी का 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 मार्क्स के, 100 क्वेश्चंस नहीं मतलब 100 मार्क्स का पेपर होगा, और इंग्लिश का वो है 50 मार्क्स का पेपर होगा। क्वेश्चंस पेपर शैल बी ऑफ हाई स्कूल स्टैंडर्ड के हिसाब से होंगे, और हिंदी का भी और इंग्लिश का भी। तो ये 150 नंबर होंगे, वो हिंदी और इंग्लिश के होंगे। अच्छा, जनरल नॉलेज का पेपर होगा, उसमें 50 नंबर्स का होगा, और क्रिमिनल लॉ और प्रोसीजर के लिए 100 क्वेश्चंस रखे गए हैं, और साक्ष्य अधिनियम के लिए 100 नंबर रखे गए हैं। 100 क्वेश्चंस नहीं, ये नंबर है, मार्क्स हैं, और अन्य अधिनियम जो है उसके लिए 100 रखे गए हैं। तो टोटल जो मार्किंग है वो 500 की है, टोटल जो मार्क हैं वो 500 है मेंस के लिए। तो मुख्य परीक्षा के लिए इन्होंने, मुख्य परीक्षा में अगर बात करें तो मेन एग्जामिनेशंस में, तो इन्होंने मुख्य परीक्षा के लिए 500 मार्क्स रखे हैं, 500 मार्क्स रखे हैं। 6 पेपर हैं, 6 पेपर हैं, जिसमें 1 और 2 ये हिंदी का है और इंग्लिश का है। ये 2 पेपर हिंदी और इंग्लिश के इन्होंने रखे हैं, और बाकी के ये उन्होंने लॉ के रखे हैं। जीएस के भी रखे हैं, जीएस रखा है 50 नंबर्स का। अच्छा, इन्होंने अन्य अधिनियम के प्रश्न पत्र में निम्नलिखित अधिनियमों से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे कि अब इन्होंने कुछ जो
अन्य अधिनियम रखे हैं, उसमें 100 पेपर रखा है। उसमें इन्होंने करीबन 17 जो है 16 एक्ट रखे हैं, ये 16 एक्ट इसमें रखे हैं। तो जैसे आयुध अधिनियम हो गया 1959, लैंगिक अपराधों से संरक्षण पॉक्सो अधिनियम, तो दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1981, 61 अनुसूचित जाति जनजाति और अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 रखा है, और भ्रष्टाचार 1988 रखा है, सूचना प्रौद्योगिकी 2000 रखा है, विस्फोटक अधिनियम 1884, लोक संपत्ति नुकसान निवारण 1984, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 रखा है, उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम 1970 रखा है, उत्तर प्रदेश गोरबंद और समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 रखा है, उत्तर प्रदेश गौ विधि निवारण अधिनियम 1955 रखा है, उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 2021 रखा है, विधि विरुद्ध क्रियाकलाप 1967 रखा है, उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों का निवारण अधिनियम 2024 रखा है, और विदेशियों विषयक अधिनियम 1946 रखा है। इस तरीके से इन्होंने टोटल 16 अधिनियमों को रखा है, यहाँ पे 16 एक्ट्स को रखा है इन्होंने, और उत्तर प्रदेश आयोग ने। तो उत्तर प्रदेश आयोग जो है प्रोसिक्यूशन ऑफिसर के लिए, जो सरकारी वकील जो है एपीओ के लिए, तो एपीओ की परीक्षा के लिए इन्होंने 16 नए एक्ट रखे हैं, जो 100 क्वेश्चन जो आपके आएंगे, 100 क्वेश्चंस के लिए उन्होंने 16 एक्ट बना के रखे हैं। तो इस तरीके से ये रखा है। अच्छा, ये अब उसके बाद द जनरल नॉलेज सिलेबस इज आइडेंटिकल फॉर बोथ प्रिलिमिनरी एंड द मेन एग्जामिनेशंस। केवल एक सामान्य जानकारी के हिसाब से उसको पेपर्स को रखा जाएगा जनरल नॉलेज का। और उसके बाद इन्होंने इंटरव्यू रखा है, जिसको ये पर्सनैलिटी टेस्ट बता रहे हैं आयोग ने कि इसमें पर्सनैलिटी टेस्ट है, 50 नंबर का रखा गया है। इसमें suitability of the candidate shall be determined keeping mind his efficiency, character, personality and physical fitness। ये चीज़ें इसमें देखी जाएंगी। और मेरिट लिस्ट shall be prepared by the adding the marks obtained by the candidate in the written examination in the interview। और जो इंटरव्यू है, और इंटरव्यू उसके बाद इंटरव्यू और मेन एग्जामिनेशन और इंटरव्यू के माध्यम से, प्लस इंटरव्यू के माध्यम से जो रखा जाएगा, ये इसके आधार पे ये रखा जाएगा कि आपने कितनी जो मार्क्स ग्रहण करे हैं, प्राप्त करे हैं, उसके आधार पे आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी। ये टोटल जो है ये उसके सिलेबस को देखते हुए और ये सारी चीज़ें आपके मैंने बताई हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो इसको सब्सक्राइब कर दो, ठीक है, सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना, जिससे कि आने वाली सारी वीडियो आपको मिलती रहे। तो ये मैंने आपको बताया है एपीओ के एग्ज़ाम के बारे में। तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नई क्लास और जिसमें हम एक एक करके सारी चीज़ें पढ़ेंगे। और सिलेबस के बाद हम सारे पेपर्स को पढ़ेंगे और सारे टॉपिक्स को पढ़ेंगे, चाहे पार्ट 1 हो चाहे पार्ट 2 हो। अभी हमारी जो सीरीज़ चलेगी वो एपीओ प्रीलिम्स की चलेगी। एपीओ प्री के बाद हम लोग फिर आगे बात करेंगे, एपीओ प्री के बाद कि मेंस की जब मेंस आने वाला होगा तो मेंस की बात करेंगे। अभी हमारे चैनल पे एपीओ प्री की बात चल रही है, प्रीलिम्स की तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। फिर मिलते हैं एक नई क्लास के साथ, नए वीडियो के साथ। अपना ध्यान रखिए और हैप्पी न्यू ईयर सबको, नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।